दोस्तों, आज की इस मूवी की खास बात सिर्फ इसका हॉरर और सस्पेंस नहीं, बल्कि वो मैसेज भी है जो डायरेक्टर ने हम लोगों को दिया है। इस तरह की मूवीज में इमोशन होते ही नहीं, लेकिन जिसने भी ये मूवी लिखी है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बेहद ही खूबसूरती से उन्होंने इस मूवी के अंदर एक बेहतरीन मैसेज छिपा दिया है। पर वो मैसेज है क्या, उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। IMDb पर 7.5 की रेटिंग रखने वाली ये मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है पिसासु। कहानी की शुरुआत होती है भवानी नाम की लड़की से, जिसका अभी अभी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। उसको देखकर आसपास वाले लोग उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें सिद्धार्थ नाम का लड़का और एक ऑटो ड्राइवर भी होता है। ऑटो ड्राइवर कहता है कि अभी अभी एक ग्रीन कलर की कार इस लड़की को टक्कर मारकर चली गई। सिद्धार्थ कहता है कि उसे छोड़िए, पहले हमें इस लड़की को बचाना होगा। इसके बाद सिद्धार्थ एक आदमी की हेल्प से भवानी को उस ऑटो में रखता है और फिर वो ऑटो ड्राइवर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर सिद्धार्थ भवानी से कहता रहता है, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें खुली रखो, बस हॉस्पिटल आने वाला है। इसी बीच भवानी का खून लगातार बहता रहता है और वो धीरे धीरे अपना होश खोने लगती है। ऑटो ड्राइवर भवानी को बचाने की वजह से शायद सिग्नल्स की भी परवाह नहीं करता और रेड सिग्नल होते हुए भी वो अपना ऑटो लेकर आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बाइक से उसकी टक्कर भी हो जाती है। लेकिन वो बाइक वाला देखता है कि उसमें एक एक्सीडेंटल पेशेंट है, तो वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद सिद्धार्थ और वो ऑटो वाला भवानी को हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि खून काफी बह चुका है, इसलिए इनके घर वालों को फोन करना होगा, क्योंकि इनका ऑपरेशन होना जरूरी है। ये बात भवानी अपने थोड़े बहुत होश में सुन रही होती है। सिद्धार्थ डॉक्टर से कहता है कि इनके घर वाले आते रहेंगे, आप इनका ऑपरेशन कीजिए, इनकी जान खतरे में है। डॉक्टर कहता है कि घर वालों की रजामंदी के बिना इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी न किसी को इनका गार्जियन बनकर ऑपरेशन फॉर्म पर साइन करने होंगे। सिद्धार्थ भवानी की तरफ देखता है, जो जिंदगी और मौत की दहलीज पर खड़ी हुई थी और उसकी तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो कहता है कि आप मुझे फॉर्म दीजिए, मैं साइन करता हूँ। डॉक्टर पूछता है कि आप इनके कौन हैं? सिद्धार्थ कहता है कि मैं इनका गार्जियन हूँ, ऑपरेशन में जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बस इनका ऑपरेशन कीजिए, बाद में जो होगा वो मैं देख लूंगा। ये सुनकर भवानी मुस्कुराने लगती है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाती। अब जैसे ही भवानी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है तो सिद्धार्थ उससे कहता है कि घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे। भवानी आधे होश में उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती रहती है कि ये बंदा बिना जान पहचान उसके लिए इतना सब कर रहा है। वो फौरन सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लेती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ भी उसका हौसला बढ़ाने लगता है। इसी बीच जब डॉक्टर उसे अंदर ले जाने लगते हैं तो सिद्धार्थ अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भवानी उसका हाथ नहीं छोड़ती। तभी एक नर्स जबरदस्ती भवानी का हाथ सिद्धार्थ से अलग कर देती है और ऐसा करते ही भवानी अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने आज तक किसी आदमी को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा था। वो उस लड़की की तरफ देखकर इमोशनल होने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि उस लड़की ने उसका हाथ इसी उम्मीद से पकड़ रखा था, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा था। खैर, अब भवानी ये दुनिया छोड़ देती है और सिद्धार्थ उस लड़की की मुस्कुराहट के बारे में ही सोचते रहता है। वो इस छोटे से वक्त में उससे एक ऐसा रिलेशन फील करने लगता है कि उसकी याद में उसका एक जूता अपने साथ घर ले आता है। खैर, अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ अभी भी भवानी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। इसके बाद हम उसकी डेली लाइफ देखते हैं, जहां वो दुखी मन से अपनी वायलिन क्लास को अटेंड करने जाता है और वहां से फ्री होकर रोज शाम एक मंदिर के पास भिखारियों के बीच खड़ा होकर अपना वायलिन बजाता रहता है। वायलिन बजाते बजाते उसके आसपास जो भी पैसे इकट्ठे होते वो उनको गरीबों में बांट देता। और इस तरह हमको पता चलता है कि सिद्धार्थ के दिमाग में अभी भी भवानी की मुस्कुराहट होती है, जो उसे ये महसूस करवाती रहती है कि आखिर वो उसको क्यों नहीं बचा पाया। और इसी वजह से सिद्धार्थ अब दिन पर दिन डिप्रेशन में जाने लगता है। उसकी ये हालत देखकर उसका दोस्त उसको समझाता है कि मैं तुम्हारे अंदर की कंडीशन को समझ सकता हूँ, लेकिन वो लड़की तुम्हारी अपनी नहीं थी जो तुम उसका दुख अब तक लेकर बैठे हो। और ऐसा आखिर कब तक चलेगा? ना काम कर रहे हो, ना क्लास में ध्यान दे रहे हो, जिंदगी कहाँ जा रही है कुछ भी पता नहीं। सिद्धार्थ कहता है कि मैंने उसको भुलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं चाहते हुए भी उसकी शक्ल को नहीं भुला पा रहा। वो सोच रही थी कि मैं उसको बचा लूंगा, इसलिए उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाया यार।
ये सोचकर अब सिद्धार्थ फिर से इमोशनल हो जाता है। इसलिए उसका दोस्त उससे कहता है कि ठीक है, एक काम करो, तुम कुछ दिन ड्रिंक्स का सहारा लो, कुछ दिन ड्रिंक करोगे तो ठीक से सो पाओगे, और सो पाओगे तो तुम्हारा दिमाग रिलैक्स फील करेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सिद्धार्थ उसकी बात मान लेता है और अपने घर एक शराब की बोतल लेकर आ जाता है। घर पहुंचते ही वो बोतल, ग्लास और ओपनर को टेबल पर रखकर नहाने चला जाता है। लेकिन स्ट्रेंजली जैसे ही वो वापस आता है तो देखता है कि टेबल पर ओपनर नहीं है। अब वो ओपनर को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता और फिर वो वहीं सोफे पर सो जाता है। अब अगले दिन सिद्धार्थ जब रेलवे स्टेशन पर वायलिन बजा रहा होता है, तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर भिखारियों से उनका पैसा छीन लेते हैं। ये देखकर सिद्धार्थ उन्हें रोकने लगता है और फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अब अकेले होने की वजह से सिद्धार्थ यहाँ कमजोर पड़ जाता है और इतने में एक गुंडा पास वाले डस्टबिन से एक बोतल निकालकर उसे तोड़ता है और फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी अचानक पता नहीं क्या होता है और वो बोतल का टूटा हुआ हिस्सा उल्टा उसी गुंडे के पेट में घुस जाता है। अब ये देखकर बाकी गुंडों की पैंट गीली हो जाती है और वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। साथ में सिद्धार्थ भी हैरान होकर उसी तरफ देखता रहता है कि आखिर ये सब क्या हुआ। खैर, अब वो वापस अपने घर शराब की 2 बोतल और 2 ओपनर लेकर आता है। अब पिछली बार की तरह ही वो टेबल पर बोतल्स और ओपनर्स को रखकर नहाने चला जाता है। नहाने के बाद अब वो वापस आता है तो देखता है कि दोनों ही ओपनर्स वहाँ से गायब है। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और फौरन अपने पड़ोसी से उसका ओपनर लेकर आता है। वापस अंदर आते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो दोनों बॉटल्स टेबल पर टूटी हुई पड़ी थी। इसका मतलब कोई तो है जो सिद्धार्थ को शराब पीने से रोक रहा है। लेकिन कौन? इस बात को जानने के लिए वो इधर उधर सभी जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। इस इंसिडेंट से वो इतना घबरा जाता है कि अपने दोस्त को ही वहाँ सोने के लिए बुला लेता है। अब दोनों दोस्त जब रात को सो रहे होते हैं, तभी कोई इनविजिबल पावर उसके दोस्त को बेड से गिरा देती है। उसके दोस्त को लगता है कि ये धक्का सिद्धार्थ ने ही मारा होगा, इसलिए वो थोड़ा सा बड़बड़ाकर वापस बेड पर जाकर लेट जाता है। लेटते हुए वो सिद्धार्थ से कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? सिद्धार्थ कहता है कि तुमने कोई सपना देखा होगा, मैंने तुम्हें धक्का नहीं मारा। अब वो दोनों फिर से सोने लगते हैं और तभी उन दोनों के बीच हम एक फीमेल पैरानॉर्मल एंटिटी को देखते हैं। इस बात का एहसास उन दोनों को भी हो जाता है और वो फौरन उठ जाते हैं। डर के मारे अब उनकी ये हालत हो जाती है कि वो फ्लैट से बाहर आ जाते हैं और फिर अपने तीसरे दोस्त के घर सोने चले जाते हैं। अब ये तीसरा दोस्त अगले दिन सिद्धार्थ से कहता है कि मैं एक भूत भगाने वाली औरत को जानता हूँ, लेकिन इसमें पैसे बहुत लगेंगे। सिद्धार्थ कहता है कि भाई कितने भी पैसे लगें तुम उसको बुला लो। तो फाइनली 50,000 रुपए में वो औरत सिद्धार्थ के घर आने के लिए रेडी हो जाती है। आते ही वो इधर उधर साफ सफाई और उल्टी सीधी हरकतें करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो भूत भगा रही है, जबकि उसको असल में कुछ भी नहीं आता। इसी बीच सिद्धार्थ उस औरत के असिस्टेंट को 50,000 रुपए भी दे देता है, जिसे वो आदमी अपनी मैडम के पर्स में रख देता है। वो औरत भी अब अपना काम खत्म करके पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो देखती है कि उसके बैग में तो पैसे हैं ही नहीं। वो असिस्टेंट से पूछती है तो वो कहता है कि मैडम मैंने आपके पर्स में ही रखे थे। इसके बाद तीनों दोस्त और वो दोनों पूरे घर में पैसों को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच अचानक चिमनी से 2 हाथ बाहर आकर उस औरत को अंदर खींच लेते हैं और ये देखकर तीनों दोस्तों की हवा निकल जाती है और वो अलग अलग कोने में जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो औरत चिमनी से बाहर आती है तो ठीक वैसा ही रिएक्ट करती है जैसे अपने लास्ट मूवमेंट पर भवानी कर रही थी। वो वैसे ही अपना हाथ सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ भी अपना हाथ बढ़ा देता है। ऐसा होते ही वो औरत बेहोश हो जाती है और होश में आते ही उठकर सीधे भाग जाती है। उसके भागते ही अचानक चिमनी में से वो 50,000 रुपए निकलकर नीचे गिर जाते हैं। वहाँ सिद्धार्थ समझ जाता है कि जिस आत्मा से वो इतने समय से डर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की की आत्मा है जिसे वो बचा नहीं पाया। अगले दिन वो देखता है कि उसकी माँ उसके घर आई हुई है। वो इस बात से काफी घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो आत्मा उसकी माँ को चोट न पहुँचा दे। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ से चली जाइए, मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। माँ कहती है क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ कहता है कि प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप अकेली यहाँ रहकर क्या करोगी? माँ कहती है कोई बात नहीं, मैं अकेले रह लूंगी। वैसे भी पड़ोसियों से मिले काफी वक्त हो गया है। अब जब काफी समझाने पर भी माँ नहीं मानती तो सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि यहाँ एक लड़की की आत्मा है और वो आपको परेशान कर सकती है।
इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। माँ कहती है कि ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर सिद्धार्थ फौरन अपने पड़ोसियों से एक बियर की बोतल लेकर आता है, ओपनर लेकर आता है और फिर अपनी माँ को बाथरूम में ले जाता है। वहाँ वो कहता है कि देखना माँ, जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो वो ओपनर अपने आप गायब हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी माँ को बाहर ले आता है, लेकिन इस बार ना तो बोतल गायब होती है और ना ही ओपनर। लेकिन बोतल देखकर माँ जरूर एक थप्पड़ सिद्धार्थ को लगाकर कहती है कि तू नशा करने लग गया है, इसीलिए तुझे ये सपने दिख रहे हैं। अगर तूने आज के बाद नशा किया तो सोच लेना तेरी माँ मर गई। अब अगले दिन सिद्धार्थ की माँ जब सब्जी लेकर घर आ रही होती है तो वो उस आदमी को अपनी वाइफ को पीटते हुए देख लेती है। उसको रोकने के लिए वो आगे बढ़ती है तो वो आदमी उस पर ही हमला कर देता है, जिससे माँ के सर पर चोट आ जाती है। इसके बाद भवानी की स्पिरिट काफी गुस्से में आ जाती है। वो उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारती है कि कभी जिंदगी में वो अपनी वाइफ को मारना तो दूर, उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। घर आकर सिद्धार्थ देखता है कि उसकी माँ के सर पर चोट का निशान है। माँ बताती है कि वो बाथरूम में गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई। लेकिन सिद्धार्थ को लगता है कि उसकी माँ को जरूर उस लड़की की आत्मा ने ही गिराया होगा। इसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर अपनी माँ को कैसे समझाए। इस बीच अगले दिन नहाते वक्त उसकी माँ का पैर सच में फिसल जाता है और सर में गहरी चोट लगने से वो बेहोश हो जाती हैं। उनके गिरते ही भवानी की स्पिरिट वहाँ आ जाती है और उनकी मदद करने के लिए उन्हें खींचते हुए बाथरूम से मेन गेट पर ले आती है। इसके बाद वो पड़ोस के घर का गेट खटखटाती है ताकि वो सिद्धार्थ की माँ को देख सकें, और ठीक ऐसा होता भी है। पड़ोसन आंटी फौरन वहाँ आकर उनको संभालती है और इतनी देर में सिद्धार्थ भी वहाँ आ जाता है। अपनी माँ को इस हालत में देखकर उसे आज पक्का यकीन हो जाता है कि ये सब उसी आत्मा का काम है। इसके बाद वो अंदर जाकर उसी सैंडल की तरफ देखता है जो वो भवानी के मरने पर अपने साथ घर ले आया था। उसकी तरफ देखते हुए वो रोते हुए कहता है कि मुझे मालूम है ये तुम्हारा काम है। अरे मैंने तो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की, कितने दिनों तक खाना नहीं खा पाया, सो नहीं पाया, और तुम हो कि मेरी ही माँ को चोट पहुँचा रही हो। मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी मदद करके मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। आज अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को भी मार लूंगा, ये बात तुम याद रखना। और साथ में ये भी कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद वो उस सैंडल को वहीं पटक कर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उनकी हालत काफी गंभीर होती है। अब फाइनली सिद्धार्थ इन सब से काफी थक चुका था और इसी बीच उसे याद आता है कि वो अभी घर पर उस आत्मा की मुक्ति की बात कर रहा था, तो हो सकता है कि किसी वजह से उस आत्मा की मुक्ति रुकी हुई है। ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है और फौरन उनके साथ उस लड़की के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो उसी ऑटो ड्राइवर से मिलता है जो उस दिन उसके साथ हॉस्पिटल गया था। वो ऑटो ड्राइवर उसे बताता है कि मैं उस लड़की के पिता को जानता हूँ, क्योंकि वो अक्सर आकर उस ग्रीन कार के बारे में पूछते रहते हैं जिसने उनकी लड़की को टक्कर मारी। वो अपने दोस्तों के साथ उसके पिता के एड्रेस पर पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि उनके पिता ने अपनी बेटी को जलाया नहीं था, बल्कि कम उम्र होने की वजह से उसकी एक कब्र बनवा दी थी, और खुद वो शराब पीकर अपनी बेटी की याद में पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके हैं। सिद्धार्थ ये देखकर समझ जाता है कि इससे इसकी समस्या का हल नहीं होगा, और यहाँ उसे बस एक चीज हाथ लगती है, और वो होता है उस लड़की का नाम भवानी। खैर, अब वो आखिर में मौलवी पंडितों और सिस्टर्स के पास पहुंचकर उनसे मदद मांगता है, और वो सभी उससे कहते हैं कि वो उस आत्मा को भगाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करेंगे। लेकिन उस वक्त उस फ्लैट का दरवाजा पूरी रात के लिए खुला होना चाहिए, वरना वो आत्मा कभी भी वहां से नहीं जाएगी। इसके बाद सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ सारी तैयारियां कर लेता है और उस रात फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो सभी टेरेस पर जाकर सो जाते हैं। पर इसी बीच सामने वाली सोसाइटी का एक लड़का चोरी के इरादे से उस फ्लैट का दरवाजा खुला देखकर वहां चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि कोई भी वहां मौजूद नहीं है, इसलिए उसे लगता है कि सभी बाहर गए हैं और गलती से दरवाजा खुला छोड़ गए हैं। यही सोचकर वो बेवकूफ अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है और घर में छानबीन करने लगता है। दरवाजा बंद होते ही भवानी की स्पिरिट फिर से एक्टिव हो जाती है, क्योंकि अभी तक दरवाजा खुला होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो उस चोर को अच्छा सबक सिखाती है, जो बाद में शोर करते हुए दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसके शोर की आवाज सुनकर सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ नीचे आता है तो देखता है कि उस गधे की वजह से सारा अनुष्ठान बेकार हो गया है। गुस्से में वो अपने दोस्तों को लेकर भवानी की कब्र पर चला जाता है और उसकी लाश को बाहर निकालने लगता है। वो सोच रहा था कि भवानी की आत्मा को शांति देने के लिए उसे उसके शरीर को जलाना होगा ताकि उसे मुक्ति मिल सके। दोस्तों, यहाँ से मूवी की कहानी एक ऐसी करवट लेने वाली है जिसे देखने के लिए आपको अपने इमोशंस को काबू करना होगा। खैर, जब सभी दोस्त उस कब्र को उखाड़ने लगते हैं
तभी भवानी का पिता आकर उन्हें रोकता है और रोते हुए कहता है कि ऐसा मत करो, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। मैंने उसको इसलिए नहीं जलाया ताकि वो मेरे पास रह सके। मेरा उसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, और अब जब वो ही नहीं है तो मैंने खुद को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति मुझे ऐसा करने से रोक रही है। मुझे लगता है मेरी बेटी मेरे पास है, इसलिए प्लीज इस कब्र को मत उखाड़ो। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है कि आपकी लड़की आपको बचा रही है, लेकिन मेरे घर वालों और सोसाइटी वालों पर हमला कर रही है। उसकी वजह से मेरी माँ हॉस्पिटल में है, और आप कह रहे हैं कि मैं ये कब्र ना उखाड़ूं। पिता कहता है कि नहीं, मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। वो तो जब छोटी थी तो चींटी को भी नहीं मारती थी, और कहती थी कि अगर उसको मैंने मारा तो इसको चोट लग जाएगी। तुम ही बताओ, जिस लड़की ने जीते जी किसी का बुरा ना किया हो, ऐसी लड़की आखिर तुम्हारी माँ को क्यों मारेगी? इतनी देर में सिद्धार्थ का दोस्त कहता है कि अंकल, आपकी लड़की अब जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है, और मरने के बाद लोग सही गलत नहीं देखते। पिता कहता है कि बेटा, अगर ऐसा है तो एक बार मुझे अपनी बेटी से बात करने दो, मुझे अपने फ्लैट पर ले चलो। ये सुनकर अब सिद्धार्थ उन्हें अपने साथ फ्लैट पर ले आता है। भवानी के पिता अंदर आते ही अपनी बेटी को महसूस कर पाते हैं, इसलिए उसको सामने आने के लिए कहते हैं। पर तभी सिद्धार्थ की माँ का फोन आने लगता है। ये देखकर सिद्धार्थ कहता है कि देखो अंकल, मैं आपको अपनी माँ से कंफर्म करवाता हूँ कि आखिर उसने किस तरह मेरी माँ को चोट पहुँचाई है। वो अपनी माँ का फोन उठाता है और कहता है कि माँ, मैं आपको जिस आत्मा के बारे में बता रहा था, उसके पापा मेरे सामने हैं। उनको बताइए कि उस आत्मा ने आपको ये चोट कैसे पहुँचाई। माँ कहती है, अरे बेटा, तुझे गलत फहमी हुई है। उस आत्मा ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि उसने तो मेरी मदद की। मैं तो आधी बेहोश थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं, पर ये पता है कि उसने मुझे पकड़ा और घर के दरवाजे पर ले आई ताकि पास के लोग मुझे देख सकें। अगर वो मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती बेटा। ये सुनकर भवानी के पिता के आंसू निकल आते हैं, और सिद्धार्थ के साथ साथ उसके दोस्तों के भी होश उड़ जाते हैं। वो जिस आत्मा को बुरा समझ रहे थे, वो असल में सिर्फ उनको अपना एहसास करवा रही थी, और सिद्धार्थ ने उसको बचाया था, इसलिए वो उसके परिवार की रक्षा कर रही थी। सिद्धार्थ भी इस बात को समझ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कह पाता। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनकर पिता बहुत खुश होता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ उनसे कहता है कि अंकल, मुझे माफ कर दीजिए और थोड़ी देर बैठ कर जाइए। ये सुनकर पिता सोफे पर चुपचाप बैठ जाता है और अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है। तभी अपने पापा से मिलने के लिए फाइनली भवानी उनके सामने आती है, और उसे देखकर उसके पिता जोर जोर से रोते हुए उसकी तरफ भागते हैं। वो जितना उसके पास जाते हैं, भवानी उतनी ही दूर जाती रहती है। वो कहते हैं, बेटा मेरे पास आओ, अपने पापा से बात करो, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? धीरे धीरे अब भवानी वहाँ से उसी चिमनी के अंदर चली जाती है। उसके नीचे खड़े होकर पिता रोते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, लेकिन कम से कम एक बार अपने पिता को छू तो लो बेटा, ताकि मैं इस दुनिया से जब भी जाऊं तो मुक्त हो जाऊं। ये सुनते ही अचानक भवानी के हाथ अपने पिता के पास आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। इस बार उसके हाथ डरावने नहीं होते, और वो अपने पिता को छूकर उनको अपना एहसास करवाती है। रोता हुआ पिता अब पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि मैं अकेला हूँ बेटा, तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो, मैं अब इस दुनिया में रहकर क्या करूँगा। ये सब देखते हुए सिद्धार्थ का दिल भी पिघल जाता है, और जैसे ही भवानी के पिता अपनी पॉकेट से चाकू निकालकर कहते हैं कि बेटा मुझे तुम अभी इससे मार दो और अपने साथ ले चलो, वैसे ही वो हाथ वापस चिमनी के अंदर चले जाते हैं। यानी भवानी अपने पापा को इस काम के लिए मना कर रही थी। इसके बाद सिद्धार्थ उनसे कहता है कि अंकल, खुद को संभालिए, भवानी नहीं चाहती कि आप ऐसा करें, आप परेशान मत होइए, मैं उस आदमी को ढूंढ निकालूंगा जिसने भवानी के साथ ऐसा किया। इसके बाद सिद्धार्थ अगले दिन उस गाड़ी को ढूंढने लगता है, और लकीली उसे एक्सीडेंट के बाद ठीक होने आई कार में एक ग्रीन कार दिख जाती है। इसके बारे में बताने के लिए अब सभी दोस्त पुलिस वाले से जाकर मिलते हैं ताकि उसकी कंप्लेंट करवा सकें, लेकिन वहाँ वो पुलिस वाला उनको बोलता है कि इस तरह मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, पहले उस लड़की का मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ और घर वालों को लाओ, तभी मैं कुछ करूंगा। इसी बीच सिद्धार्थ देखता है कि एक बूढ़ी औरत अचानक वहाँ आती है और उसे घूरती रहती है, जैसे उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही हो, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उस कार के मालिक का पता लगाकर वो फौरन उसके पास पहुँचता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ उस ऑटो ड्राइवर के पास जाता है और उसे एक बॉक्स में रखे हुए कुछ सामान दिखाता है। सिद्धार्थ उस सामान को दिखाकर उससे पूछता है कि ये कौन सा कलर है, लेकिन तभी वहाँ भवानी की स्पिरिट आ जाती है, जो चारों तरफ तेज हवा और अफरा तफरी मचाकर सिद्धार्थ को उस ऑटो ड्राइवर से दूर करने लगती है।
जैसे वो उसे कुछ जानने से रोक रही हो। लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों के बाद सिद्धार्थ उस ऑटो ड्राइवर से जवाब पूछ ही लेता है। ड्राइवर बताता है कि सभी चीजों का रंग हरा है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब सिद्धार्थ ये सुनकर एकदम से गुमसुम हो जाता है और वो तूफान भी रुक जाता है, क्योंकि भवानी जिस चीज को जानने से सिद्धार्थ को रोक रही थी वो चीज उसे पता चल चुकी थी। इसके बाद सिद्धार्थ भवानी के पिता के पास जा रहा होता है कि तभी भवानी की स्पिरिट उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वो उसे डराती है और सब कुछ करती है, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी उसके पिता के पास पहुंच जाता है। और यहाँ आता है मूवी का असली क्लाइमेक्स। सिद्धार्थ उसके पिता को बताता है कि भवानी की मौत का असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ ही है। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक में, जहां से मूवी शुरू हुई थी। उस सीन में भवानी अपनी स्कूटी से कहीं जा रही होती है तो पहले वहां से एक ग्रीन कार गुजरती है, जिसे वो ऑटो ड्राइवर नोटिस कर लेता है। और इसी दौरान सिद्धार्थ भी अपनी रेड कार से आ रहा होता है, लेकिन तभी अपनी माँ का फोन उठाने के चक्कर में उससे ही भवानी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता। अब अगले ही मोड़ पर वो अपनी कार से उतरकर अपनी माँ से बात करने लगता है, लेकिन उसकी कार से टक्कर होते हुए वो ऑटो ड्राइवर और ग्रीन कार वाला ओनर भी देख लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उस ऑटो ड्राइवर को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उसे सिद्धार्थ की रेड कार भी ग्रीन नजर आ रही थी। इसका मतलब सिद्धार्थ की रेड कार से पहले जो ग्रीन कार वहाँ से गुजरी थी उसने भवानी को हिट किया ही नहीं था, लेकिन ऑटो ड्राइवर को कलर ब्लाइंडनेस थी, इसलिए उसे सिद्धार्थ की कार भी ग्रीन दिख रही थी। इसी बीच जब उस दिन शोर हुआ तो सिद्धार्थ को पता चला कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो वहाँ भागकर मदद करने पहुँच गया। यहाँ हमें ये भी पता चल जाता है कि उस दिन सिग्नल पर रेड लाइट होने के बाद भी ऑटो वाले ने अपने ऑटो को क्यों नहीं रोका, क्योंकि उसे रेड लाइट भी ग्रीन दिखाई दे रही थी। अब हालांकि भवानी को पता था कि सिद्धार्थ ने ही उसको टक्कर मारी है, लेकिन उसके हेल्पिंग नेचर को देखते हुए वो उसको ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर सिद्धार्थ को ये सब पता चल गया तो वो गिल्ट में आ जाएगा और अपने अच्छेपन की वजह से कभी खुद से नजर नहीं मिला पाएगा। उस दिन जब सिद्धार्थ ग्रीन कार के ओनर से मिला था तो उसने भी उसको यही बताया था कि वो टक्कर किसी और ने नहीं बल्कि तुम्ही ने मारी थी, जिसके बाद वो उस बात को सहन नहीं कर पाया था और अब भवानी के पिता को आकर सब कुछ बता रहा था। इसके बाद कहानी आती है प्रेजेंट में, जहां वो भवानी के पिता को सब कुछ बताकर उनसे कहता है कि आपकी बेटी का कातिल मैं हूँ, इसलिए मुझे मार दीजिए। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? अगर मेरी बेटी को तुम्हें नुकसान पहुँचाना होता तो वो कब का पहुँचा चुकी होती। अब वो तुमको चाहती है और तुमसे जुड़ी हर चीज की देखभाल करती है, जैसे उसने तुम्हारी माँ को बचाया। इसके बाद भवानी के पिता अपनी आइस फैक्ट्री के अंदर जाकर सिद्धार्थ को दिखाते हैं कि उन्होंने भवानी की बॉडी को दफनाया नहीं बल्कि एक बर्फ की सिल्ली में जमा कर रखा हुआ है। मौका पाकर सिद्धार्थ उस सिल्ली के नीचे आकर अपने आप को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भवानी की स्पिरिट वहां आकर उसे बचा लेती है। यहाँ भवानी समझ चुकी थी कि जब तक उसकी बॉडी को सिद्धार्थ देखता रहेगा तब तक वो इसी गिल्ट में जीता रहेगा और ऊपर से उसकी भी मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भवानी अपनी बॉडी को खुद उठाकर सिद्धार्थ की कार के अंदर चली जाती है, जिसके साथ ही कार में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ भवानी की बॉडी और वो सारे सबूत भी जल जाते हैं जो भविष्य में सिद्धार्थ को गुनाहगार साबित कर सकते थे। सिद्धार्थ ये देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और भवानी के पिता भी अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।